Hi friends, so I want to teach you subject geography for UGC NET. My name is नैन्सी साहू और मैं उन्नाव में रहती हूँ। तो अब मैं हिंदी मीडियम बच्चों के लिए ये सब्जेक्ट प्रोवाइड किया हूँ, क्योंकि मुझे लगा कि इंग्लिश मीडियम के लिए तो अधिकतर टीचर्स हैं, पर हिंदी मीडियम के टीचर्स मुझे लगता है बहुत कम हैं। तो अगर जो इंग्लिश मीडियम बच्चे अगर जो समझ सकते हैं, जो पढ़ सकते हैं, तो उनको भी पढ़ सकते हैं आसानी से, ऐसा नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हम 2005 के क्वेश्चंस लाए हैं कि मुझे लगा कि अभी मैंने न्यू स्टार्ट किया है तो क्यों ना शॉर्ट टॉपिक से लिया जाए। कोशिश मेरी यही रहेगी कि नेक्स्ट जब कभी नेक्स्ट क्लास लूँ तो मैं 2014 से लेकर स्टार्ट करूँ, 2014 से, क्योंकि जो अब लैंग्वेज जो आ रही है वो बहुत टफ आ रही है। यूजीसी नेट में क्वेश्चन जो प्रोवाइड किए जा रहे हैं वो बहुत टफ क्वेश्चन है। एक्चुअली लैंग्वेज टफ है, क्वेश्चन टफ नहीं है। आई वही चीज़ है, सब चीज़ बस लैंग्वेज इतनी चेंज कर दी कि बच्चा कुछ समझ नहीं पा रहा है, वो हर चीज़ को डिसअपॉइंट हो रहा है। ठीक है, चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ। आपका फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन है, उत्खात स्थलाकृति निर्मित होती है। उत्खात स्थलाकृति निर्मित होती है तूफानी वर्षा से। क्यों? क्योंकि जिन अर्धशुष्क तथा रेगिस्तानी भागों में परतदार शैल का जो स्तर क्रमशः एक दूसरे के बाद होते हैं, वहाँ पर असमयिक वर्षा हो जाती है। मतलब कि जब अचानक वर्षा हो जाने के कारण सतह पर छोटी छोटी जलधाराएं बन जाती हैं, जिसके द्वारा अपरदन के कारण खड्ड तथा गहरी घाटियाँ बन जाती हैं। क्या होता है? गहरी घाटियाँ बन जाती है, और इन खड्डों जो होते हैं और घाटियों को अलग अलग करते हुए ऊबड़ खाबड़ कटक बन जाती है। जब भी पानी क्या होता है, जब गिरता है ऐसे, कभी भी सूखी मिट्टी पानी डालो और ऐसे जब डालोगे तो वो देखो कि जो खड़क है वो सब अलग अलग हो जाते हैं, तो ऊबड़ खाबड़ कटक बन जाते हैं। इन तरह के खड्डों, घाटियों और कटकों, अभी फिलहाल मैं तो मिट्टी की बात कर रही हूँ, पर जो शिखरों की बात है, वहाँ पर शिखरों के कारण समस्त धराती सतह अत्यंत ऊबड़ खाबड़ तथा असमान हो जाती है। मतलब एक बराबर नहीं रह जाती है, जिससे नंगे पाँव पार करना कठिन होता है, क्योंकि वो कंकड़ चुभेंगे हमारे पैर में। और इस तरह की स्थलाकृति को उत्खात स्थलाकृति कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट है, प्रस्तर जालक निर्मित होती है। क्या होता है? प्रस्तर जालक निर्मित होती है किसके द्वारा? वायु क्रिया के द्वारा। क्यों? क्योंकि प्रस्तर जालक का जो निर्माण वायु क्रिया के अपरदन के फलस्वरूप होता है। और मरुस्थलीय भागों में जब सशक्त पवन सामने से ऐसी शिलाएं पड़ जाती हैं जिनकी संरचना विभिन्न स्वभाव वाली चट्टानों से हुई होती है। ठीक है, अर्थात जिसके विभिन्न भागों में कठोरता और पर्याप्त भिन्नता होती है, वो पवन जो होती है रेत कण की सहायता से अघर्षण द्वारा शैल के कोमल भागों में अपरदित करके उड़ा ले जाती है। और परंतु जो कठोर भाग यथास्थन वो स्थिर रहते हैं। इस प्रकार के अपरदन के कारण शैल भाग में जली का निर्माण हो जाता है, और इस तरह के शैल को प्रस्तर जालक कहते हैं। एक्चुअली ये भी होता है कि जालीदार शैल तथा या जालक शैल अहिस्मक जालक कहते हैं। इनको तो हम कहते ही हैं प्रस्तर जालक, और जो जालीदार शैल और जो जालीदार शैल होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? अहिस्मक जालक। और पवन द्वारा निर्मित अन्य स्थलाकृतियों से निम्न है इंसेल वर्ग और छत्रक शैल, भूस्तंभ हो गया, और जीवदेन हो गया, यावड़ाव हो गया, और पवन और आदि और भी होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रणाली से संबंधित है? क्या पूछ रहा है? निम्नलिखित में से कौन सी प्रणाली से संबंधित है? क्या होगा हमारा? अब इसमें से पूछे इन चारों में से कोई एक क्वेश्चन देना है, तो आप कौन सा देंगे इसमें से? सेंट्रल प्लेस थियरी। क्या है? सेंट्रल प्लेस थियरी। फिर है बॉन थ्योरम थियरी। अब ये कह रहा है कि इन चारों में से देखना है, तो इन चारों में से यही है कि डिस्टेंस डिके फंक्शन। क्या है? डिस्टेंस डिके फंक्शन। फिर है प्रिंसिपल ऑफ लिस्ट एफर्ट। क्या पूछा? निम्नलिखित में से परिवहन प्रणाली, निम्नलिखित में जो परिवहन प्रणाली है, इनमें से चारों में से कोई एक बताना है। तो इन चारों को पढ़ेंगे और इनमें से जब एक क्वेश्चन हमको बताना है तो हम कौन से बताएंगे? सेंट्रल प्लेस थियरी। क्या बताएंगे? सेंट्रल प्लेस थियरी। ये हमारा क्वेश्चन है। क्यों ऐसा क्यों कहा जा रहा है? इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि जैसे डिस्टेंस डिके ने क्या कहा, जो डिस्टेंस डिके राइटर हैं हमारे, इन्होंने कहा था कि किसी परिवहन प्रणाली से संबंधित है। जो डिस्टेंस डिके फंक्शन है ये किसी परिवहन प्रणाली से संबंधित है। और जो सेंट्रल प्लेस थ्योरी है
ये सेंट्रल प्लेस थियरी, ये है क्रिस्टोलर ने 1933 में प्रतिपादित की थी। और जो वॉन थ्योरी है ये कृषि अवस्थित सिद्धांत पर आधारित है, जो कि 1926 में वॉन यूनियन द्वारा प्रस्तुत की गई थी। तो इसका जो नहीं, अब इसमें पूछ रहा है परिवहन प्रणाली से संबंधित नहीं है। अब ये तीनों तो हैं पर ये नहीं है, क्योंकि इन्होंने तो क्रिस्टल डॉलर ने मतलब इन्होंने इन चारों में से इसमें इन तीनों ने संबंधित है परिवहन से, पर ये बार इनकी संबंधित नहीं है। नेक्स्ट, मंगोलियान प्रजाति प्रधान रूप से पाई जाती है। क्या बोल रहा है? मंगोलायड प्रजाति प्रधान रूप से पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? पूर्व एशिया में। क्यों? क्योंकि जो मंगोलियाड प्रणाली प्रधान के रूप में पूर्व एशिया में जो पाई जाती है वो मंगोल जाति समूह का आदि स्थान चीन है। आधा स्थान कहाँ पर? चीन में। जो मलय द्वीपों और इंडोनेशिया में प्रवास करते हुए पूर्वी पर्वतीय दरों को पार कर भारत में आकर बस गए हैं, क्योंकि पहले वो चीन में रहते थे, वहाँ से पार करके भारत में बस गए हैं। और भारतीय उपमहाद्वीप में ये जाति समूह लद्दाख, नेपाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश तथा उत्तरी पूर्वी भारत के अन्य राज्यों में निवास करते हैं। मध्यम कद वाले मंगोलियाई लोगों के शरीर पे चेहरे पर बालों की कमी होती है और हरा सपाट कपोलस्थ्य उभरी हुई होता है, क्योंकि वो लोग तो पहाड़ी इलाके के हैं और वहाँ से ठंडे इलाके से एकदम से वहाँ हमारे देश में वहाँ से आए हैं, तो उनको हम देख के ही पहचानेंगे उनका चेहरा भाई कैसा होगा। उनके शरीर पे बाल नहीं होंगे, बहुत चिकने होंगे, जैसे चीनी टाइप नहीं होते कितने स्लिम टाइप में, वैसे ही टाइप में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव के प्रजाति, क्या पूछा है? मानव के प्रजाति विशेष गुणों का अध्ययन किसमें? मानव के प्रजाति विशेष गुणों का अध्ययन किसमें किया जाता है? इसमें देखिए थोड़ा मेरा गलत दिख गया है, किया जाता है, और हमारा ये क्वेश्चन इसका सही था। ठीक, विशेष गुणों का अध्ययन किसमें किया जाता है? किसमें किया जाता है? मानव विज्ञान में, क्योंकि भैया हम तो मानव है ना, तो हमारे प्रजाति के तो मानव विज्ञान में ही किया जाएगा। ठीक, अब ये क्या दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक राज्य में पेट्रो डॉलर अर्थव्यवस्था ने अधिकतम प्रभावित किया है? क्या पूछ रहा है? निम्नलिखित में से किसने क्या किया है? तो तमिलनाडु, गुजरात और पंजाब, केरल। किसने किया है? गुजरात ने किया है। क्यों किया बता सकता है कोई? सुनिए, इसलिए क्या है, क्योंकि गुजरात राज्य को जो पेट्रो डॉलर अर्थव्यवस्था ने अधिकतम प्रभावित किया है। क्या कह रहा है? गुजरात राज्य को पेट्रो डॉलर अर्थव्यवस्था ने अधिकतम प्रभावित किया है। धातव्य है कि गुजरात में सबसे अधिक कच्चे तेल के भंडार पाए जाते हैं और यहाँ की अर्थव्यवस्था में भी पेट्रो उत्पाद ने अधिक प्रभावित किया है, क्योंकि वहाँ पर पेट्रोल पर ज़्यादा पाया जाता है, इसलिए भैया वहाँ पर क्या हुआ है? पेट्रो डॉलर अर्थव्यवस्था में अधिकतम प्रभावित है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आइसोडापेन का संबंध है किससे है? समतुल्य परिवहन लागत की रेखा से। किससे है? समतुल्य ऊंचाई की रेखा से, क्योंकि आइसोडोपेन का संबंध समतुल्य परिवहन लागत की रेखा से है। किससे है? परिवहन लागत की रेखा से। और वेबर जो राइटर है, वेबर लेखक जो शोध करता है, उन्होंने क्या किया है? औद्योगिक अवस्थिति के सिद्धांत में आइसोडोपेन का शब्द का प्रयोग किया है और वेबर के अनुसार उद्योग को स्थापित करने में वह स्थान उपयुक्त होता है जहां कच्चे मालों को एकत्रित करने का परिवहन व्यय और निर्मित माल को बाजार तक भेजने आदि में लगाने वाली लागत न्यूनतम हो तथा निर्मित माल के विक्रय से प्राप्त आय अधिकतम हो। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? क्या कह रहा है? मैक मोहन लाइन किन देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा है?
किन देशों के बीच में है? भारत और चीन के बीच में, क्योंकि मैक-मोहन रेखा भारत तथा चीन के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा है और भारत तथा चीन की सीमा की कुल लंबाई कितनी है? 3439 किलोमीटर। कितनी है? 3439 किलोमीटर। और जब भारत और चीन की सीमा की जब कुल लंबाई 3439 रेखा है तो मैक-मोहन रेखा चीन और भारत के बीच अरुणाचल प्रदेश के बीच में सीमा का निर्धारण करती है। किसके बीच में करती है? अरुणाचल प्रदेश। देखिए इसी में हमारे कितने क्वेश्चन निकल के आ रहे हैं कि अभी पूछ लेगा कि मैक-मोहन जो रेखा है वो चीन और भारत के बीच में कौन सा देश आता है, तो आप बता सकते हैं कौन सी सीमा रेखा निर्धारित होती है? अरुणाचल प्रदेश की। और भारत तथा जो पाकिस्तान के बीच में अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर 27 किलोमीटर उत्तरी अक्षांश होकर गुजरती है और इस सीमा रेखा को रेड लिक के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? ये मैं क्वेश्चन अपने आप से बता रही हूँ ताकि एक क्वेश्चन है, पर अगर इसमें देखा जाए तो इसमें जिस हिसाब से हम एक्सप्लेन कर रहे हैं उसमें 4-5 क्वेश्चन निकल कर आ रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन है? निम्नलिखित में से कौन सा सूचना प्रवाह को उत्पन्न करने का कारक है? कौन सा है? मांग, गुणवत्ता, उपयोग, मात्रा। इसमें है मांग। क्यों? क्योंकि प्रवाहों में प्रत्येक गंतव्य स्थान पर बलशाली रूप में डाले गए प्रभावी खिंचाव के अनुरूप प्रचुरता के स्थानों में प्रभावी मांगों के क्षेत्रों की ओर जाने की प्रवृत्ति होती है और व्यक्तियों जिनसों तथा सेवाओं की भांति सूचना उत्पन्न होने के स्थान से अपनी मांग के क्षेत्रों में जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रभावित होती है। इसलिए क्या होता है? सूचना के प्रवाह को उत्पन्न करने का कारण कौन हो जाता है? क्योंकि मांग। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? उपयुक्त पैसेज का सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक निम्नलिखित में से कौन सा है? पैसेज पूछ रहा है, ये पैसेज क्या पूछ रहा है? पैसेज सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक निम्नलिखित में से कौन सा है? कौन सा होगा? सूचना का प्रवाह, सेवाओं का प्रवाह, जिसों का प्रवाह, लोगों का प्रवाह, सूचना का। ऑफकोर्स सूचना का होगा। क्यों? सूचना प्रवाह क्योंकि जो सूचना का प्रवाह है वो उपलिखित पैसेज का सर्वाधिक उपयुक्त सूचक है। अब कुछ पैसेज है तो उसको हम सूचना के द्वारा ही तो प्रभावित करेंगे, इसलिए किसका हमारा सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक निम्नलिखित से कौन है? सूचना का प्रवाह। आज हमारे 10 क्वेश्चन पूरे हुए। हम कोशिश करेंगे कि जो नेक्स्ट डे मैं करूँ तो वो मैं 2014 से स्टार्ट करूँ क्वेश्चन, और मैं सारे क्वेश्चन प्रोवाइड कराऊंगी। अगर आपको कुछ लगता है कि नहीं आ रहे हैं क्वेश्चन या कुछ है तो पूछ सकते हैं आप हमसे, कमेंट करिएगा, मैं ज़रूर बताऊंगी। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट।